एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार कुछ चीज़ें हम दोहराते हैं। दोहराते ये हैं कि आप यह जानें कि कानून की बात का मकसद क्या है। विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के सबसे निचले इकाई जिसको बोलते हैं पंचायत स्तर तक काम कर रहा है। इस विधिक सेवा प्राधिकार का मकसद है कि हर उस व्यक्ति को न्याय मिले जिसको न्याय की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए उसको न्याय नहीं मिले क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस तक न्याय पहुंचाने के क्या उपाय हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, जिला अदालत में जाकर के सेक्रेटरी से मिल लीजिए और सेक्रेटरी को अपना प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं तो डाकिया जो आता है, डाकिया से एक चिट्ठी डाल दीजिए और चिट्ठी से आपका काम शुरू हो जाएगा। वो भी नहीं कर सकते 1500 पर आप रिंग कर दीजिए, रिंग करके बताइए अपनी बात। देश में कहीं भी आप होंगे तो आपको कानूनी सहायता फ़ौरन देने की कोशिश की जाएगी। 3-4 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको कि निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है और वो निचले स्तर से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई के लिए मिलती है। यह श्रेणी है SC, ST, तमाम महिलाएं और उनकी आमदनी जिनको 3 लाख सालाना से कम रकम मिलता है, और उनको भी जो ट्रांसजेंडर है। तो इस मुद्दे पर हम आपके साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ मिलते रहे हैं और बताते रहे हैं। आज हम बात करेंगे जिसके बगैर आंखें नहीं खुलती हैं, चक्षु नहीं खुलता है, और वह है ज्ञान का इलाका, शिक्षा का इलाका। तो लगभग 2 दशक पहले RTE आया, राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान में अलग से यह प्रोविज़न किया गया मूल अधिकार में राइट टू एजुकेशन का कि हर किसी को जिसकी उम्र 14 साल तक है उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, और उस शिक्षा को हासिल करने के लिए जितनी निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं वह सब कुछ सरकार मुहैया करेगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत लंबा समय हो गया, अलग अलग एक्सपर्ट्स इस पर बात कर चुके हैं कि RTE क्या है और RTE में कैसे मदद ले सकते हैं, राइट टू एजुकेशन। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं जो प्राचार्य हैं DAV बरियातू के। आपका स्वागत है, नमस्कार। एक तो हम ये जानना चाहते हैं आरंभ से RTE बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में ये सारा कुछ निहित है कि हर किसी को गरिमा के साथ जीने का जब अधिकार है तो उसमें शिक्षा भी शामिल हो ही जाएगा, लेकिन अलग से इसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत पड़ी संशोधन करके। तो RTE क्यों आया, क्या मकसद है इसका? धन्यवाद सर आपका। जैसा कि हम सबों को विदित है कि जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है। मूलभूत आवश्यकताओं में से जैसे हमारा भोजन, वस्त्र, आवास, और चौथी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो शिक्षा। अब शिक्षा सबों को सुलभ हो और हर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा उन तक पहुँचे, इसी के मद्देनज़र सरकार को संविधान के दायरे के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है सो पारित करने के लिए ये इसकी ज़रूरत आ पड़ी, ताकि सभी बच्चों को, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हों, अभिवंचित वर्ग के हों या अन्य किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, सबों को शिक्षा का समान अधिकार समाज में मिल सके,
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरटीई की सर आवश्यकता पड़ी। ये जो आरटीई है इसमें क्या क्या प्रोविज़न है शिक्षा पाने के लिए? उसको जो नीडी है, एक स्टेक होल्डर हुआ जो नीडी है, दूसरा स्टेक होल्डर हुआ जो स्कूल है, तीसरा हुआ कि जो टीचर है, और चौथा गार्जियन और सरकार जो है वो सब मिला जुला है। तो कैसे अब उसमें राइट्स है उसको? ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, और उस शिक्षा के अधिकार के तहत जैसा कि आपने बताया कि उसमें बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, साथ ही साथ शिक्षक हैं, तो स्वभावतन तीनों की समावेशी जो है सो भागीदारी, समान भागीदारी इसमें ज़रूरत होती है। बच्चे अलग अलग वर्ग के विद्यालय में आते हैं, उनको एक साथ समानता के साथ देखा जाए, उनको शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरटीई की सर ज़रूरत आ पड़ी, और आरटी के तहत जो भी बच्चे आज अलग अलग वर्ग से विद्यालय आते हैं उनको शिक्षकों के माध्यम से उस तमाम शिक्षा की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं विद्यालय में, जो उनके लिए निहायत ज़रूरी होती है। आरटीई में जो सरकार है, सरकार भी सुविधाएं दे रही है अपने हिसाब से। जो शैक्षणिक मटेरियल है वो मुफ्त प्रोवाइड करती है, पोशाक पर मुफ्त प्रोवाइड करती है, मिड डे मील देती है। उसके बावजूद सरकार या संविधान में जिस बात का प्रावधान किया गया है वो नहीं मिल रहा है। संविधान के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि जो निजी स्कूल हैं उन निजी स्कूलों में भी 25% सीट रिजर्व किए गए बीपीएल कैटेगरी के लोगों को। कुछ स्कूलों की छोड़ दें तो अधिकतर स्कूल किसी न किसी बहाने लगातार मटिया रहे हैं। एक तो वो कारण है, दूसरे ये कि जो जिस क्लास से आते हैं उस क्लास से जो बहाना आम तौर पर निजी स्कूल अपनाते हैं, वो बहाना ये है कि वो हमारे बच्चों के साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं उनके शिक्षा के साथ। तो आप अपने स्कूल्स, अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आप लोग एकोमोडेट करते हैं, कैसे उनकी सारी व्यवस्था करते हैं? सर मैं डीएवी परिवार से आता हूं, और डीएवी परिवार में समावेशी शिक्षा शुरुआत काल से ही दी जाती रही है। और जहां तक प्राइवेट स्कूलों की बात है सर, प्राइवेट स्कूलों में भी अब यह अनिवार्य हो गया है कि सभी स्कूलों को सरकार के निर्देश के तहत अपना जो एंट्री पॉइंट है उस एंट्री पॉइंट पर 25% बच्चे जो है सो एंट्री पॉइंट पर जितना भी उनका स्ट्रेंथ बनता है उसका 25% जो है सो उन बच्चों के लिए उनको निर्धारित करके रखना है, ताकि उनकी भी शिक्षा में जो है सो उतनी ही भागीदारी हो जो अन्य वर्गों के बच्चों के लिए होती है। जैसा कि तथाकथित कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अलग अलग वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, कभी किसी एलिट परिवार से भी आते हैं हमारे, या फिर अन्य किसी भी से, तो उनके साथ हमारे जितने भी बच्चे अभिवंचित वर्ग के भी हैं उन बच्चों को भी समान शिक्षा मिले, इसकी हम लोग समुचित व्यवस्था करते हैं। और धीरे धीरे हो सकता है सर कि शुरुआती दौर में कुछ प्राइवेट स्कूल इस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहे होंगे, लेकिन इन दिनों ऐसा देखा गया है कि सरकार की सहभागिता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और सरकार का निर्देश भी आ रहा है कि सभी स्कूलों को इसमें जो है सो अनिवार्य रूप से 25% उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है सर। हाँ, दरअसल हमारा समाज कई संवर्गों में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, आर्थिक स्थिति में बटा हुआ है, इलाके की स्थिति में बटा हुआ है। तो झारखंड को फोकस करके देखें, झारखंड में तो मूल रूप से झारखंड में बहुत सारी बोलियां हैं, और एक बोली बोलने वाला उसमें से 70 से 75% दूसरे की बोली को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ भाषागत एक सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने अपनी तरफ से आरटीई के पहले से और आरटीई के बाद थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी के हिसाब से, एक तो आंगनबाड़ी में 6 साल तक बच्चों को प्रिपेयर करना, 6 साल के बाद स्कूल्स में लाना और मिड डे मील देना। मिड डे मील उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। बिल्कुल।
लेकिन जो बच्चे 25% रिजर्वेशन में आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ मिड डे मील का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वहाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको मिड डे मील मिल जाता है, यहाँ मिड डे मील नहीं मिलता है। अब गार्जियंस कैसे एकोमोडेट करते हैं या स्कूल कैसे एकोमोडेट करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, इसलिए कि भूखे रह कर के वो पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सर। या ठीक है कि उसका एडमिशन हो गया, कि स्कूल ने उसको कंसिडर किया, आया 25% में चला आया, उसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए यहाँ जो किताबें मिलती हैं वो किताबें सरकार प्रोवाइड नहीं करती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों को। तो इस किताब भी चाहिए, पोशाक भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, कम से कम दिन का भोजन चाहिए, टिफ़िन जिसको बोलते हैं टिफ़िन चाहिए। जी सर। तो कैसे आप लोग वो एकोमोडेट करते हैं? दरअसल है क्या सर, अभी तो सरकार से जो आपको डोनेशन मिलता है या आपका खर्च के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो क्या है, किस किस मद में मिलता है? सर, सरकार से एक निर्धारित राशि हम सबों को मिलती है, जो निर्धारित राशि शायद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ओके। तो स्वाभाविक तौर पर विद्यालय अपनी तरफ से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि जिन बच्चों का नामांकन हमने अपने विद्यालय में किया, उनको चाहे पोशाक संबंधी हो या फिर उनके मध्याह्न भोजन से संबंधित हो, चाहे हमारा जो है सो किताब से संबंधित हो, तो इस तरह की ज़रूरतों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। मध्याह्न भोजन की तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है सर ऐसे विद्यालयों में, लेकिन हाँ, विद्यालय में एक व्यवस्था ज़रूर रहती है कि जिन बच्चों के पास टिफ़िन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उनके शिक्षक या शिक्षिका इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि वह बच्चा उस दिन विद्यालय में भूखा न रहे। रही बात सर पोशाक की, तो हम लोगों के यहाँ ऐसी व्यवस्था है, कई ऐसे हैं सर जो कि दाता अगर किन्हीं का अगर पोशाक की व्यवस्था किसी अभिभावक के द्वारा संभव नहीं हो पा रही है तो हम लोग यह कोशिश करते हैं कि उनको पोशाक भी उपलब्ध करावें। रही बात किताबें की सर, तो किताबें भी उनको हम लोग समुचित उसकी व्यवस्था करते हैं। हमारे पास बुक बैंक जैसी व्यवस्था होती है, और अगर किसी बच्चे के पास किताब उपलब्ध नहीं है तो हम लोग बुक बैंक से उन बच्चों को किताब की सुविधा भी सर मुहैया करते हैं इस संदर्भ में, और बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। मेरा जो अपना निजी अनुभव है स्कूल्स के बारे में, या जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधन के लोग हैं उन लोगों की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन जहाँ जो करना चाहता है वो रास्ता निकाल लेता है। बहुत सारी जगहों पर बच्चों के जो टिफ़िन नहीं लाने वाली स्थिति में है, स्पॉन्सर वो लोग खोज लेते हैं, और वो स्पॉन्सर जो है वो बच्चे के लिए टिफ़िन की व्यवस्था कर देता है, पोशाक की व्यवस्था कर देता है। तो इन करीब एक दशक से ऊपर हो गए, इस एक दशक में जो आपका अनुभव रहा है, इन बच्चों को जो 25% रिजर्वेशंस में आ रहे हैं वो पढ़ाई में किस ढंग से बराबरी में पहुंच रहे हैं? इसलिए कि भारत का संविधान शुरू ही होता है, जो उसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही शुरू होता है समानता के सिद्धांत से। बिल्कुल सर, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए कि हम जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमको लगता है दर्जनों फिल्में बन चुकी होंगी जिसमें कि गरीब घर का बच्चा गया, बढ़िया वस्त्र नहीं पहने हुए, तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे लोग टीज करते हैं। तो वो मानसिकता अभी गई नहीं है। वैसे में एकोमोडेट करना है बच्चों को, और उनके बराबरी में बैठा करके उनको बराबरी में पढ़ाना भी है। डीएवी स्कूल ग्रुप और आप लोग कैसे करते हैं? सर, हम लोग, जैसा कि आपको विदित होगा कि हम लोगों के यहाँ एक यूनिफॉर्म जो है सो पोशाक की एक समान व्यवस्था है जी। तो उन बच्चों को उसी पोशाक के साथ विद्यालय आने का प्रावधान हम लोग करते हैं जिन पोशाक के साथ अन्य बच्चे आते हैं, ताकि भिन्नता नहीं होगी, कौन हाँ, किस जाति, किस समुदाय और किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, इस तरह की डिस्पैरिटी ना हो, ताकि वह बच्चे भी अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील करें। इस तरह की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते हैं सर। और हम लोग तो यहाँ तक भी सर प्रयास करते हैं कि जिन बच्चों के पास अगर पोशाक संबंधी कोई समस्या हो तो उसको तुरंत हम लोग पोशाक भी मुहैया अपने डीएवी विद्यालयों में करते हैं सर। आपको जानकर खुशी होगी कि इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों को
अन्य अगर कोई ज़रूरत की भी अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों की भी पूर्ति करने की हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। और सभी शिक्षक, खास करके छोटे बच्चे अगर हैं तो उसको तो मदरली ट्रीटमेंट देते हैं मदर टीचर। बड़े बच्चों को भी उनके वर्ग शिक्षक जो हैं या विषय शिक्षक जो हैं उसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, ताकि उनमें किसी तरह की जो है सो हताशा का भाव पैदा न हो। और ख़ास करके हम लोग एक सेशन सर करते हैं बच्चों के साथ, जिसमें कि एक दूसरे से वो मिलन करते हैं, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं, ताकि बच्चों के बीच आपस में किसी तरह का विभेद न रह जाए। और मेरा सर तो ऐसा अनुभव रहा है, चूँकि रांची के ये मेरा चौथा विद्यालय है जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं निर्जा सहाय डीएवी में था। निर्जा सहाय डीएवी के बाद मैं एसआर डीएवी पुंदाग में रहा। पुंदाग से मैं डीएवी हेहल गया। अभी मैं संप्रति डीएवी बरियातू में कार्यरत हूँ। मैंने हर जगहों पर देखा सर कि ऐसे बच्चे हमारे सामान्य बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं सर जो कि थोड़ा पिछड़ जाते हैं कतिपय कारणवश, अन्यथा सक्सेस रेट जो है सर हम लोगों के स्कूल में बेहतर दिखता है सर। आमतौर पर कंप्लेंट्स इन बच्चों के क्या होते हैं? आमतौर पर जो कंप्लेंट्स आते हैं, बच्चे हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। जी जी जी। जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी के बारे में भी अपनी चीज़ें होती हैं। तो ये कंप्लेंट किस तरह के लेकर के आते हैं कि हम पढ़ाई में बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साथ बैठते हैं तो वो ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जान पाते? किस तरह के कंप्लेंट्स? या हम टिफ़िन नहीं ले पाए तो भैया वहाँ खा रहे थे, तुमको टीच कर रहे थे, भिखूंगा गरीब कहाँ से लेकर के आएगा? किस तरह कंप्लेंट्स? आमतौर पर होता क्या है सर, ये खान पान के संदर्भ में तो बहुत कम शिकायतें सुनने को मिलती हैं। होता क्या है कि बच्चों को विद्यालय में जो शिक्षण कार्य प्रदान किया गया उसके बाद उन्हें अगर किसी तरह का गृह कार्य दिया जाता है तो हो सकता है कि उनके अभिभावक उस चीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अभिभावकों के तरफ से ये निवेदन आता है कि भाई इन बच्चों को विद्यालय में ही इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि उनका गृह कार्य भी यहाँ हो जा रहा। हम लोग उस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं, इस व्यवस्था को सर, कि विद्यालय में ही उनको इस ढंग से हम लोग सारी जानकारी प्रदान कर दें ताकि घर जाने के बाद उनको किसी तरह का कोई जो है सो असुविधा न हो या उनको इस संदर्भ में किसी तरह के कोई ऐसा फीलिंग ना हो। और डीएवी में सर खास करके चूँकि मैं उस परिवार से आता हूँ तो बचपन से ही हम लोग नैतिक मूल्यों के संवर्धन पर जोर देते हैं, एक समरसता का भाव पैदा करते हैं, आपस में बच्चों का कई कार्यक्रम करते हैं जिसमें उनकी समान सबों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो इस तरह की जो है शिकायतें शायद हम लोगों को प्राप्त नहीं होती हैं। एक इंटरनेशनल संस्था हुआ करती थी जिस संस्था ने आरटीई बनने के पहले गरीब और दलित बच्चों के लिए एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था में था कि उसके गार्जियन की आमदनी कम है और उस आमदनी जोड़ने के लिए अपने बच्चे को बकरी चराने भेजता है या दूसरे काम के लिए भेजता है, तो वो कम करके गार्जियन की आमदनी ही बढ़ा दी जाए ताकि बच्चे को एक्सपेयर करके स्कूल भेजा जाए। और उस बच्चे के लिए स्पॉन्सर खोज लेते थे वो लोग पूरी दुनिया भर से, और वो बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई की व्यवस्था करते थे। तो इसी हिंदुस्तान में यह भी व्यवस्था रही है। इसी हिंदुस्तान में पढ़ाई की अलग से व्यवस्था आ रही है। सरकारों ने अपने पास जो दिमाग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देने की कोशिश की। यह बात सही है कि पिछले 2-3 दशकों में स्थिति बहुत बिगड़ी है जी। वैसे में आप लोग जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या फील करते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बिगड़ी, अच्छे टीचर होने के बावजूद बहुत सारे कारण आए उसमें। तो आपके यहाँ बच्चों को देना चाहते हैं लोग कि आपके यहाँ बच्चे पढ़ें, तो वो जो बच्चे आ जाते हैं उनके गार्जियन को तो कोको भी नहीं आता है। जी हाँ। कुछ समय साक्षरता वो तो अभियान चला था, उसमें उनको साइन करना सिखा दिया गया। जी जी जी। ठेपा मत लगाओ। जी। तो क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? बिल्कुल। लेकिन उसको कम्पीट करना है, उस परिवार से आता है जो एलिट क्लास है। जी। उसके साथ कम्पीट करना है, तो क्या अलग से कोचिंग चलाते हैं?
कोचिंग तो हम लोग माने नहीं स्कूल में ही? हाँ, कोचिंग तो नहीं करते सर। ट्यूशन? हाँ, हम लोग बच्चों के लिए अलग से, जैसे हमारे पास किसी भी कक्षा में मान लिया जाए 40 बच्चे हैं, उनमें से हम लोग एक बच्चों का जो है उसकी मेधा के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने ऐसे हैं जो नीड्स इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं हमारे जो एवरेज हैं, कितने बच्चे हमारे हैं जो एबव एवरेज हैं, और कितने हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सलेंट कैटेगरी में आते हैं। तो हर कैटेगरी के बच्चों के लिए हम लोग अलग अलग रिमेडियल क्लासेस की या नहीं तो नॉलेज इनरिचमेंट क्लासेस की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं सर। विद्यालय का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है, विद्यालय कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि हमारे शिक्षक विद्यालय में रुके रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को कुछ देर के लिए अगर विद्यालय में छोड़ रखेंगे तो वो बच्चे शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठा पाएंगे। तो इस तरह से हम हर तबके के बच्चे के लिए प्रयास हमारा यह रहता है कि उनको हम अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकें, ताकि उनका लेवल जो वर्तमान का लेवल है उससे थोड़ा ऊंचा जा सके। थोड़ा सा उसमें जोड़ते हैं, जो अपना नया सिस्टम आया है, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, एनईपी के साथ जोड़ करके देखें जी। तो एनईपी के साथ है कि रोजगार, मूल रूप से रोजगार के साथ जोड़ना है। बिल्कुल। तो आपने इसमें क्या व्यवस्था की आरटी के तहत? सर देखा जाए एनईपी जब आया तो इसको हम थोड़ा विशद परिवेश में समझें। आरटी ने तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, 8वीं तक, हाँ 8वीं कक्षा तक सर व्यवस्था किया सर। अभी एनईपी ने क्या किया, एनईपी में क्या हुआ है सर, अभी 5+3+3+4 का पैटर्न आया है और उसको 4 स्टेजेज में या फेजेज में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है हमारा फाउंडेशनल स्टेज, फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर है मिडिल स्टेज, उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। पहले जो हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, अब 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हो गया सर। दूसरी बात है कि वो पहले वाला पैटर्न था 10+2+3, जबकि अभी मैंने आपको बतलाया कि अब 5+3+3+4 है। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी छोटे बच्चों को भी कैसे खेल खेल में हम ज्ञान प्रदान कर सकें, इसकी भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं सर। और एनईपी के आने से आरटीई एक व्यापक रूप सर ग्रहण करते जा रहा है। हालांकि इसको अभी पूर्ण रूप से जो है सो समाज में आने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा है सर। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जैसे पहले क्या था सर कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब टीचर्स भी जो होते हैं भाई चलो बच्चे इंग्लिश में बोलो। अब एनईपी ने क्या है कि नहीं, आंचलिक भाषा भी हो, मातृभाषा भी हो, तो आंचलिक और मातृभाषा में भी अगर हम बच्चे को ज्ञान प्रदान करते हैं तो बच्चे सहज भाव से उस चीज़ को समझ पाते हैं। साथ ही साथ जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उनके माकूल बनाया गया है ताकि बच्चे आसानी से लर्निंग, उनका आउटकम जो है सो वो मैक्सिमम हो सके। क्योंकि लर्निंग बाय फन या प्ले वे मेथड, इन सारे मेथड से बच्चों को सिखाने का हम लोग एनईपी के पहले से यूँ तो डीएवी हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब एनईपी के आने से हर स्कूलों की ये ज़रूरत हो गई है कि अपने आप को उसी ढंग से समन्वित करे ताकि उसका अधिकाधिक लाभ बच्चों को मिल सके जो है सर। आरटी मौलिक अधिकार में जोड़ने का मकसद और लक्ष्य यही है कि कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित नहीं रह पाए, कोई भी बच्चा समानता के सिद्धांत से वंचित नहीं रह पाए। यह भी मांग चल रही है कि पूरे लाइफ जो भी पढ़ाई का एज है उसको पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क और क्या क्या किया जाए। लेकिन जो एक बार 8वीं तक पढ़ेगा, आपके यहाँ ड्रॉप आउट रेट क्या है? सर अभी ड्रॉप आउट रेट काफ़ी सर घट गया है। ड्रॉप आउट रेट भी लगातार घट रहे हैं, तो हम इस उम्मीद से आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे और बच्चा अगर किसी तरह की बात कहता है कि हम नहीं वहाँ पर टिक पा रहे हैं,
तो टीचर से बात करें, टीचर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल। कानून की बात पे आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। धन्यवाद।